अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। आज जामे कराची में खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इंतहा पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दिन 2 बजे जब चीनी असातिज़ा की गाड़ी हॉस्टल से इंस्टीट्यूट आ रही थी तो दाखिली दरवाजे पर एक बुर्कापोश खातून वैन के करीब आई और इसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाका होते ही आग के शोलों ने वैन को अपनी लपेट में ले लिया और इस खुदकुश धमाके में इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर, 2 चीनी खवातीन असातिज़ा और इनका पाकिस्तानी ड्राइवर जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, वैगन के अकब में सिक्योरिटी पर मामूर मोटरसाइकिल सवार रेंजर एहलकार और वैगन में सवार एक चीनी उस्ताद इस धमाके में जख्मी भी हो गए। यह पहला मौका है कि जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने किसी खातून खुदकुश हमला आवर को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी कबूल की है। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड का नाम पहली बार 2011 में सामने आया था और ये ग्रुप इससे पहले भी चीनी बाशिंदों को निशाना बनाता रहा है। अगस्त 2018 में दलबदीन में चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला इसी ग्रुप ने किया। इस हमले में 3 चीनी इंजीनियर्स जख्मी हो गए थे। नवंबर 2018 में ही कराची में चीनी सफारतखाने पर हमले की जिम्मेदारी भी मजीद ब्रिगेड ने कबूल की। 2019 में गवादर में पीसी होटल पर भी हमला किया गया और इसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। जून 2020 में कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का जिम्मेदार भी ये फिदाई ग्रुप ही था। रवां साल मुल्क में 5 बड़े हमले हो चुके हैं। इनमें से 3 हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने और 1 हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। लाहौर अनारकली में होने वाला हमला, कैच में आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला, नोशकी और पंजगोर में हमला और क्वेटा में बम ब्लास्ट, ये सब बलोच लिबरेशन की कार्रवाइयां हैं। गुज़िश्ता माह पेशावर की मस्जिद में होने वाला हौलनाक खुदकुश हमला कि जिसमें 64 अफराद शहीद हो गए, इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। अगर हम दहशतगर्दी की इन बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर गौर करें तो बलोच इंतहा पसंदों का निशाना बड़े शहर हैं। लाहौर और कराची जैसे गुंजान शहरों में कार्रवाई करना निस्बतन आसान होता है और फरार के मौके भी ज्यादा पाए जाते हैं। खदशात ये जोर पकड़ रहे हैं कि दहशतगर्दों के स्लीपर सेल अब बड़े शहरों में खुद को मुनज़्ज़म कर चुके हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमले कर रही है। करीबन 1 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर 116 हमले कर चुकी है। मुल्क में दाखिली और खारजी 2 तरफा दहशतगर्दी जोर पकड़ रही है। चीनी बाशिंदों को टारगेट करके निशाना बनाने का मकसद जहां सीपेक की राहों को मजबूत करना है, वहीं बलोचिस्तान में पाई जाने वाली महरूमियों का नतीजा भी दिखता है। बलोचिस्तान में हालिया मुसल्लह जदोजहद में हलाकत के बाद हुआ। इस वक्त नाजरीन बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोचिस्तान नेशनल गार्ड समेत दीगर इंतहा पसंद तंजीमें और मुसल्ला ग्रुप दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म है और मुतहर्रिक हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड का क़याम इसलिए अमल में लाई कि वो मजीद पेशरफ्त करे तेजी से और स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ और गुरिल्ला कार्रवाइयों की बजाय फिदाई हमले शुरू किए जाएं। आज का हमला भी फिदाई हमला था। इस फिदाई हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सफारतखाने जाकर चीनी नाज़िमुल अमूर से इजहारे ताज़ियत किया। चीनी सदर के नाम खुसूसी ताज़ियाती पैगाम भी लिखा। वज़ीर आज़म ने ताज़ियाती पैगाम में लिखा कि पाकिस्तानी सरजमीन से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। अपने आयरन ब्रदर पर वैश्य ताज़ियाती पैगाम में लिखा कि पाकिस्तानी सरजमीन से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। अपने आयरन ब्रदर पर वैश्याना हमले पर पूरी पाकिस्तानी कौम सदमे में है। पूरा पाकिस्तान चीनी हुकूमत, अवाम और मुतासरा खानदानों से दिल्ली हमदर्दी का इजहार करता है। वज़ीर आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़े की तेजी से तहकीकात करेंगे, मुजरिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे और चीनी बाशिंदों की कल कराची पहुंचने की भी हदायत दे दी है और राना सनाउल्लाह इस हवाले से कराची के लिए रवाना भी हो चुके हैं और फौरी तहकीकात का हुक्म भी उनको मौसूल हो चुका है। मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मुल्क की इकोनॉमी को पहले ही लाले पड़े हुए हैं। कौम का नासूर सर उठा रहा है और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मुल्क की इकोनॉमी को पहले ही लाले पड़े हुए हैं। कौमी खजाने में महज 10 अरब डॉलर हैं जो कि 2 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफी हैं, जबकि वाहिद ऑप्शन चीन की जानिब से तकरीबन 3 अरब डॉलर डिपॉजिट्स पाकिस्तान के अकाउंट में रखवाना, यानी कि ये बताया जा रहा है जो गुज़िश्ता हफ्ते रोल ओवर कर्जों की मद में निकाले गए थे, ये ऑप्शन भी आज खतरे में है। नाजरीन, इसके अलावा चीन की जानिब से सीपेक के मजीद 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी जो है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन है। मगर पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टेड तश्कील ना देना जाना और आज ही एहसन इकबाल साहब का कहना कि हम ये सीपेक की अथॉरिटी ही ख़त्म कर देंगे सरमायाकारी खटाई
میں पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा खदशा चाइनीज के लिए सिक्योरिटी है। अब जबकि दहशतगर्दी का निशाना भी चीनी बाशिंदे ही फिर से बन रहे हैं, तो सरमायाकारी कैसे होगी, क्यों कर होगी, किन एश्योरिटीज के साथ होगी, पाकिस्तान कैसे इस मुश्किल से निकलेगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रह चुके हैं, जो सीपेक को भी लीड कर रहे थे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के हवाले से, आज भी चाइनीज गवर्नमेंट को और बिजनेसेस को एडवाइस करते हैं। हमारे साथ लीडिंग कॉलमनिस्ट मुशर्रफ जैदी मौजूद हैं, जो गहरी नजर रखते हैं नमूर पर। थोड़ी देर में आमिर राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं जो बेहतरीन तौर पे आगाह हैं कि ये स्प्लिंटर ग्रुप्स एक बन रहे हैं, कौन किसकी पुश्त पे है, कौन किसको बैक कर रहा है और कौन से खतरात अभी भी आज भी पाकिस्तानी कौम को लाहक हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब आपसे आगाज़ करूंगी, बताइएगा सर, ये कोई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, नहीं बनाई तो कैसे नहीं बनाई? इतना बड़ा इंजीनियर्स के ऊपर जो अटैक हुआ उसके रेप्रिकॉशंस हम आज तक भुगत रहे थे, एंड देन दिस। जी शुक्रिया महर। सबसे पहले तो I would like to extend my heartfelt condolences to the Chinese brother and sisters, Ambassador Nongrong, Charge d'Affaires Madam Pang. Nation stand united against this terrible act of terrorism. इसमें जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि अब हम जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारी नंबर 1 ये मिलिट्री को डिप्यूट किया था, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी थी। अभी हमें ये सिविलियन सूबे के लेवल पर एक होलिस्टिक गेम प्लान चाहिए कि हमने इन्वेस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करना है और ख़ास तौर पे चाइनीज़ कंपनीज़ को कैसे प्रोटेक्शन देनी है। देखें, एक इन्वेस्टमेंट डेफिशिएंट इकोनॉमी है जहां सिर्फ एक मुल्क आपका इन्वेस्ट कर रहा है। हमारी ये नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए अलॉन्ग साइड जो हमारी ये मैक्रो कर रहा है। हमारी ये नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए अलॉन्ग साइड जो हमारी ये मैक्रो स्टेबिलिटी का काम चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर ना तो मुझे पहली हुकूमत में मैंने रेज भी किया, खालिद मंसूर साहब के मैंने जो बात की थी कि आप इमीडिएटली एक बोर्ड बनाएं जिसके अंदर एक सिक्योरिटी का मेंबर लगाएं और स्ट्रेटजी पे काम करें, ना उस हुकूमत कर पाई। और इस हुकूमत को मेरा ये कहना है कि आप इसको तरजीही बुनियाद पे कीजिए, रिएक्टिव आप नहीं रह सकते हैं, जो अभी तक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपने बात सुनी जैदी साहब, सिविलियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी तक ताहाल मौजूद नहीं है इस मुल्क में। सितम ज़रीफी सर, आपको बताती चलूं, और ये डेटा सिंध पुलिस की अपनी वेबसाइट से हमने मौसूल किया है। कराची 2 करोड़ का शहर है, जिस तरह जैदी साहब आप जानते हैं, 107 थाने हैं, इसमें 35,000 पुलिस है, कि जिसमें से 7,000 से जायद जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह VIP की ड्यूटीज़ पे मामूर हैं। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट की 5 अहम तरीन असामियाँ खाली पड़ी हैं। SP ऑपरेशन CTD कराची, SP ऑपरेशन 2 CTD कराची, SSP इन्वेस्टिगेशन CTD कराची, SP इंटेलिजेंस CTD कराची, SP टेक्निकल फोरेंसिक एंड एक्सप्लोसिव CTD कराची, ये तमाम असामियां खाली पड़ी हैं। जैदी साहब फरमा दीजिएगा कि सिविलियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हमारे पास मौजूद नहीं है। इस तरह के हमले जो हैं इनको आप किस निगाह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि जो दुश्मन है वो ये तफरीक नहीं करता कि सिविलियन क्या है और मिलिट्री क्या है। तो जब हम इसका तज्जिया करते हैं तो हमें भी इसमें मेरा ख्याल है ये तकल्लुफ नहीं करना चाहिए कि